नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है और इस बार आपका एग्ज़ाम अगर होना है OMR सीट पर यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, तो आप सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, सेमेस्टर फोर्थ में जो बॉटनी का पेपर टाइटल है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये पेपर टाइटल है और जिसमें 75 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं MCQ मोड में। कुछ विश्वविद्यालय, जैसे कि मैं बात करूंगा आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी विश्वविद्यालय में लगभग 75 क्वेश्चंस रहता है। DDU में 50 प्रश्न आते हैं। तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आया है, यहाँ पर देखेंगे बुकलेट सीरीज भी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों, नई शिक्षा नीति के आधार पर सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन पेपर। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। चलिए, आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ए सीड ईच पूछा गया है कि एक बीज है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक बीज है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो बीज की बात हो तो पका हुआ ओबरी को क्या कहते हैं? एक बीज को क्या कहते हैं? पका हुआ ओबरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज स्टेबलाइज्ड इन। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 1995 में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की स्थापना हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज रीनेम्ड एज आयुष इन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कब किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी जो स्टेबलाइज किया गया था यानी कि स्थापित किया गया था, तो 1995 में किया गया था। और इसका जब नाम बदलकर आयुष कब किया गया, तो याद रखेंगे सन 2003 में इसका नाम होम्योपैथी से बदलकर आयुष कर दिया गया। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कब किया गया? तो 2003 आप लगाएंगे सही ऑप्शन। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज। क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? बंगलोर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ लिकोरिक, यानी कि मुलेठी इसको कहते हैं। मुलेठी क्या है दोस्तों? मुलेठी का कुल पूछा गया भैया। तो याद रखेंगे, मुलेठी का जो कुल है वो कौन सा है? वो फेबेसी कुल से है। मुलेठी फेबेसी कुल से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि लंबी काली मिर्च की जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है वो क्या है? तो दोस्तों एक लंबी काली मिर्च की जो व्यावसायिक प्रबंधन विधि है वो बीज के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सूट कटिंग, जड़ का कटना और ये सभी। तो इसलिए करेक्ट उत्तर लगा देंगे भैया ये सभी हैं। लंबी काली मिर्च की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि बीज सूट कटिंग के माध्यम से भी होता है और जड़ कटना भी। ठीक है, तो डी उत्तर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कैरोटेनॉइड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे, जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो एक प्रकार का पौधे में पाए जाने वाला वर्णक होता है। कैरोटेनॉइड्स क्या होता है? एक प्रकार का एक वर्णक होता है जो पौधों में पाया जाता है। आंसर लगा देंगे यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है कैरोटेनॉइड से। तो यहाँ पर दिया गया, कैरोटेनॉइड्स कैन बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में कैरोटेनॉइड्स पाया जाता है?
तो दोस्तों ये गाजर में भी मिलेगा आपको, पालक में भी मिलेगा, टमाटर में भी पाया जाता है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ एबव सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ चुका है, कैरोटीनॉइड्स। क्या क्वेश्चन पूछा गया भैया, कैरोटीनॉइड्स सामान्यतः पौधों में किस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आर टाइपिकली फाउंड इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों याद रखेंगे भैया कि जब कैरोटीनॉइड्स पूछा जाए कि किसमें पाया जाता है, तो भाई हमने यहाँ पर देखा गाजर, पालक, टमाटर, इन सब में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी रही बात कि कैरोटीनॉइड्स जो है वो पौधों के किस भाग में पाए जाएंगे, तो ये दोस्तों सामान्यतः लगभग पत्तियाँ, तना, जड़, इन सब में पाए जाते हैं, इसलिए डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथा किस परिवार से है। ठीक है, द फैमिली ऑफ मेथा इज। तो मेथा का जो फैमिली है उसको आपको बताना है। यहाँ पर है लिबिएटी, लारेसी, मार्टिनेसी और अम्बेलिफेरी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, अगर आपको करेक्ट उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंत उत्पादकों की तैयारी में किया जाता है। तो दंत उत्पादकों की तैयारी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे मेथा का प्रयोग किया जाता है। किसका, मेथा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिससे देखेंगे वाष्पशील तेल पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, वोलाटाइल ऑयल इज। ठीक है, वाष्पशील तेल है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे जिसमें दिया गया है कि इसमें जो रिएक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, यानी कि विशिष्ट रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन, या पानी का घुलनशील या वाष्पीकरण का अभिरंजक छोड़ना। तो वाष्पशील तेल क्या कहलाता है, ये भैया कम अपवर्तक सूचकांक है, कम अपवर्तक सूचकांक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया गया है कि पेरुवियन एंडीज को किसका उद्गम केंद्र माना जाता है। तो याद रखेंगे कि पेरुवियन एंडीज को दोस्तों टमाटर, आलू और मिर्च का उद्गम केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोभी की उत्पत्ति हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि गोभी की उत्पत्ति कब हुई थी, ये बताना है आपको। तो याद रखेंगे जो गोभी की उत्पत्ति हुई थी वो भूमध्य सागरीय में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ पर, भूमध्य सागरीय। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मक्का का विकास हुआ है। मक्का का विकास कहाँ पर हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों मक्का में मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मक्का के क्षेत्र में याद रखेंगे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मक्का का विकास हुआ है। ऑप्शन बी लगाएंगे भैया करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आमंड एंड एप्पल। ठीक है, पूछा गया है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आमंड यानी कि बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र। तो बादाम और सेब के जो उत्पत्ति के केंद्र हैं वो एशिया माइनर और अफगानिस्तान हैं, इसलिए आंसर लगा देंगे डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चावल का उद्गम स्थान बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि चावल का उद्गम स्थान कहाँ पर माना गया है। तो चावल का उद्गम स्थान याद रखेंगे चीन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि खेती वाला प्रसिद्ध पौधा जो चीन में विकसित है, द फेमस कल्टिवेटेड प्लांट व्हिच डेवलप्ड इन चाइना। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया चाय, कॉफ़ी, कपास और नारंगी। तो यहाँ पर भैया चाइना, खेती वाला जो प्रसिद्ध पौधा है जो चीन में विकसित हुआ है वो चाय है। ठीक है, ऑप्शन ए टी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें है कि प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हेबिया रबर इस। हेबिया रबर का उत्पादन केंद्र जो है वो कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए मलेशिया, बी है ब्राज़ील, सी है पेरुवियन एंडीज और डी दिया गया दक्षिण पूर्व एशिया। तो हेबिया रबर का जो उत्पादन केंद्र है वो दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है, इसलिए आंसर डी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज व्हीट इज, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र इनमें से कौन सा है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं की उत्पत्ति केंद्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दक्षिण पश्चिम एशिया, बी आपका है दक्षिण पूर्व एशिया, सी है एशिया माइनर और अफगानिस्तान, और डी दिया गया मैक्सिको। तो एशिया माइनर और अफगानिस्तान जो है ये सेब और बादाम की उद्गम केंद्र हैं, तो इसमें ये आपका होगा नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, माफ कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए, साउथ वेस्ट एशिया ये गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नई विश्व फसल नहीं है। ठीक है, इनमें से नई विश्व फसल बताना है कि कौन सी नहीं है। तो पहले ऑप्शन को हम देखेंगे टेपिओका। टेपिओका क्या ये विश्व की नई फसल है? तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें मूंगफली, काजू, पोस्त ये सभी विश्व की नई फसल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन टेपिओका जो है ये इसके संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर ए लगा दीजिएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर है टिटिकम एस्टिबम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों किसका नाम है भैया? ये ब्रेड गेहूं का नाम है। किसका नाम है? ब्रेड गेहूं का नाम, टिटिकम एस्टिबम, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें पूछा गया कि संरचनात्मक उद्देश्य और उच्च स्थायित्व के उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक हार्डवुड लकड़ी औसतम आयु जो होगी वो न्यूनतम महीने में होगी। तो इसकी जो न्यूनतम महीना है वो हो जाएगा 120। यहाँ पर आंसर लगा देंगे बी करेक्ट उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की गांठें होती हैं, जो लकड़ी की गांठें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? तो जब शाखाओं को कटने का संकेत, लकड़ी की गांठ ये बताती है कि उन शाखाओं को काट दिया जाए, शाखाओं को कटने का संकेत देती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्लियर नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि प्लाईवुड इनमें से है पहला पैनल के साथ की अच्छी ताकत या अधिक प्रभाव प्रतिरोध। सी ऑप्शन कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है पैनल के तल में विभाजित होने वाली प्राकृति, और डी दिया गया आसानी से झुकने की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें करेक्ट उत्तर आपका बी होगा, अधिक प्रभाव प्रतिरोध। प्लाईवुड क्या है? अधिक प्रभाव प्रतिरोध। ठीक है, बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें पूछा गया है कि इमारती लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि डुबकी और खड़ी प्रक्रिया। डुबकी और खड़ी प्रक्रिया के माध्यम से क्या इमारती लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं होगा भाई। सर एबल की प्रक्रिया, एक बॉटनिस्ट थे सर एबल, क्या उनकी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है? तो 100% सत्य है कि सर एबल की जो प्रक्रिया थी उनके, अगर उस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे तो इमारती लकड़ी को आग प्रतिरोधी आप बना सकते हैं। बी आंसर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी को मजबूती एक दिशा में अधिकतम होती है। लकड़ी की मजबूती एक दिशा में अधिकतम होती है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे भैया, अनाज के समांतर लकड़ी की मजबूती एक दिशा में अधिकतम होती है। आंसर ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर, पैरेलल टू ग्रेन्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी का मसाला, लकड़ी का जो मसाला है वो क्या करता है? ताकत बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, विकृति देता है, या फिर ये सभी? तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। ओके, चले अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, जिसमें कि रेडियल, क्वेश्चन कह रहा है रेडियल सिस्टम। क्वेश्चन है कि रेडियल स्प्लेट्स जो लट्ठे के बाहर की तरफ चौड़े होते हैं और पिच की ओर सकरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको दोस्तों स्टार सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार सेक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए पेड़ों की कटाई का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, ग्रीष्म सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो इमारती लकड़ी होती हैं उनकी कटाई का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो ग्रीष्म होता है। समर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है कि एक पेड़ में कैम्बियम परत के बीच स्थित होती है।
तो एक पेड़ में कैम्बियम परत के बीच में जो स्थित होता है वो आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी भीतर की छाल और सैप की लकड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फाइबर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, इनमें कौन सा फाइबर नारियल की भूसी से प्राप्त होता है। विच ऑफ दीज इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट सॉक्स। ऑप्शन ए है कि परलाइट, वर्मिकल्चर, कायर या फिर रॉक वूल। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे भाई, इसमें से आपका हो जाएगा कायर यानी कि कॉलर। ठीक है, कायर जो है ये नारियल की भूसी से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार का फाइबर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ए ग्रोइंग मीडियम एट ऑल इज। यानी कि हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया एक्वाकल्चर, बी ऑप्शन है स्थैतिक समाधान संवर्धन, सी है माध्यम संवर्धन और डी दिया गया है एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स की बिल्कुल भी आवश्यकता इनमें से नहीं होती है, यहाँ पर डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स से बड़ी जड़ वाले पौधों की खेती की जा सकती है। पहला ऑप्शन है माटा और प्रवाह प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, और ऑप्शन नंबर सी है पोषक तत्व एवं फिल्म तकनीकी। डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब बात हो हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि हाइड्रोपोनिक्स में बड़ी जड़ वाले पौधे, छोटी जड़ वाले पौधे तो उगाए जा सकते हैं, क्या बड़ी जड़ वाले पौधों की भी खेती की जा सकती है, और की जा सकती है तो किस तकनीकी से। तो आप ध्यान रखेंगे पोषक तत्व फिल्म तकनीकी से हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम से बड़ी जड़ वाले पौधों की भी खेती किया जा सकता है, इसलिए सी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती की एक विधि है। ठीक है, पहला है पानी, बी दिया गया है वायु, मिट्टी, धूप। तो बिना मिट्टी की खेती की जाती है, उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे सी करेक्ट उत्तर इसमें सॉइल। अगला देखेंगे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि हाइड्रोपोनिक्स पौधों में लवण और पानी किसके द्वारा अवशोषित होती है। पहला ऑप्शन है पत्तियां, बी है दोस्तों आपका तना, सी दिया गया है जड़ और डी दिया गया पौधों की बाहरी परत। तो हाइड्रोपोनिक्स पौधों में जो लवण और पानी है वो अवशोषित होता है किसके माध्यम से, आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यानी पौधों की बाहरी परत के द्वारा ये अवशोषित होता है। तो आंसर लगा देंगे आप डी करेक्ट उत्तर इसमें। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हाइड्रोपोनिक्स से ही क्वेश्चन आया हुआ है, और ध्यान रखेंगे हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हमने 7 प्रश्नों को अभी तक सॉल्व किया है जो कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम से ही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, और सभी आसान थे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स संवर्धन में हाइड्रोपोनिक्स संवर्धन में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग करने वाला जो वैज्ञानिक है उनका क्या नाम था। तो उस वैज्ञानिक का जो नाम था दोस्तों वो था क्नाप नाम था। यहाँ पर आप लगा देंगे आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें से आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें पूछा गया है कि खनिज पोषण की कमी से इनमें से कौन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे भैया आप, ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है कि क्लोरोसिस, बी दिया गया है एटिओलेशन या निक्रोसिस, या डी दिया गया है कि इंटरनोड्स में छोटा करना। तो दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 39 नंबर का बी वाला। ठीक है, एंटीओलेशन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ें निम्न के घुलने से घोल में डूबी होती हैं। पहला ऑप्शन है उर्वरक। तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स ध्यान रखेंगे उर्वरक इसमें से सही उत्तर होगा। और समझिए इस क्वेश्चन को, हाइड्रोपोनिक्स में जो एक पौधा होता है उनकी जो जड़ होती है
वो घुली होती है उर्वरक से, यानी पानी का बैग बना होता है और उसी में हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से पौधों को लगाया जाता है और उसी में उर्वरक को घोल दिया जाता है। ठीक है, तो उर्वरक यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर। WTO पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आंसर लगाएंगे सी करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना किया गया था। तो बी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है कि व्हाट इज द IPR। IPR क्या है बताना है आपको। IPR क्या है दोस्तों। IPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार इसको बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन सी बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है। तो इसमें कॉपीराइट दिया गया है, तो कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक प्रकार है। पेटेंट भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर है ट्रेड सीक्रेट यानी कि व्यापार रहस्य, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी में से सही उत्तर है 44 नंबर का सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें पूछा गया है कि वेयर वाज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ IP डेवलपमेंट। IP की जो आधुनिक आवरण का विकास है वो कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया है। तो IP की आधुनिक अवधारणा का जो विकास है ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया, इंग्लैंड। तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है IP का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ IP। तो IP का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें पहला तो आ जाता है कि नई रचना को प्रोत्साहित करना, अधिक विपणन, सी दिया गया अधिक निवेश। तो ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, इनके उद्देश्य हैं ये तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर डी लगा देंगे ऑल ऑफ अबव करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ राइट इज IPR। IPR किस प्रकार का अधिकार है। तो IPR जो अधिकार है ये इंडिविजुअल अधिकार है जिसे अविभाज्य अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48, और 48 नंबर क्वेश्चन है एथेनोबॉटनी में शब्द एथेनो किसको संदर्भित करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 सत्र से लेकर के 2024 तक लगातार ये रिपीट हुआ है और 25 और 26 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये रिपीट होगा। तो इसमें पूछा गया द वर्ड एथेनो इज एथेनोबॉटनी रेफर टू। तो एथेनोबॉटनी में एथेनो शब्द जो है वो संदर्भित करता है संस्कृति को। क्या संदर्भित करता है, वो संस्कृति को यानी कल्चर को आप संदर्भित करता है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे आप लोग करेक्ट उत्तर। द वर्ड एथेनो इज एथेनोबॉटनी रेफर टू कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ ग्रीक दैट व्हेन कुड यूज टू हील एलिमेंट्स। क्वेश्चन है कि यूनानियों की अवधारणा और विचार की आधुनिकता का उपयोग मानव मस्तिष्क की बीमारी को करने के लिए किया जा सकता है, वो किसके रूप में जाना जाता है। तो हस्ताक्षर का सिद्धांत, होम्योपैथी का सिद्धांत, या फिर सी ऑप्शन है कि एलोपैथी का सिद्धांत, या फिर डी कह रहा है कि बी और सी दोनों। तो हस्ताक्षर का सिद्धांत इसमें से सबसे प्रमुख है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें पूछा गया अनाज परिवार का है। अनाज पूछा गया है कि ये किस परिवार का है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ये पोएसी कुल से आता है, अनाज जो आता है वो पोएसी कुल से आता है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान देंगे इसमें है कैरियोप्स किसकी विशेषता शुष्क फल है। कैरियोप्स किसकी विशेषता शुष्क फल है। तो अनाज इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अनाज करेक्ट उत्तर होगा।
अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया 52 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि द पल्स थ्रू सायोबेटिक एसोसिएशन, जो विभाजन है वो राइजोबियम स्पेसीज फिक्स नाइट्रोजन राइजोबियम प्रकृति से संबंधित अनाज, तो इनमें से पूछा गया है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया इसमें आपका बैक्टीरियल किंगडम इनमें से करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें है सहजीवी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सहजीवी एन फिक्सेशन के कारण दालों में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। अनाज में इस विशेषता का अभाव होता है और इस प्रकार को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार को पूछा गया भैया क्या बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला तो हो जाएगा पुनर्स्थापक फसलें, ठीक है, पुनर्स्थापक फसलें, और सी हो जाएगा उन्नतशील फसलें। तो इसलिए डी आंसर लगा देंगे, ए और डी बोथ। ओके, ए और सी बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें है कि दाल जिसे फलियां भी कहा जाता है वो किस परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसी दाल जिसमें फली, जिनको फली भी कहते हैं, तो इनका जो कुल कहलाता है वो फेबेसी कुल कहलाता है, ठीक है, फेबेसी कुल से संबंधित होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। सी यहाँ पर आपका माफ कीजिएगा, बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई 55 नंबर प्रश्न को, और क्वेश्चन नंबर 55 है बासमती चावल भारत पाक में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसके कारण है, तो जिसके कारण एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इट्स क्ली एरोमा एंड टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56, और इसमें पूछा गया है कि फलों में, क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, फलों में डी ग्रीनिंग करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कि विच केमिकल इज यूज टू डी ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो प्रयोग किया जाता है किसका, इसको आप ध्यान रखेंगे, वो हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखेंगे जो फल होता है जैसे अंगूर जो आता है इसमें वाइट कलर का कुछ लगा होता है, वो क्या होता है, वो एथिलीन ही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, और इसमें पूछा गया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, जिसे ISHS के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर इसका स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में अवस्थित है, बी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें है कि जनरल इंडियन हार्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जनरल इंडियन हार्टिकल्चर जो प्रदर्शित किया जाता है वो ICAR के द्वारा स्थापित प्रकाशित किया जाता है, इसलिए आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मोस्ट एविडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन इज, सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो सर्वाधिक प्रचुर है वो है IAA सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, 59 नंबर का ए आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नोन एज होम ऑफ, भारत को किसका घर कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया भैया भारत को किसका घर कहा जाता है, तो मसालों और औषधियों का, ठीक है। मसाला और औषधि के लिए भारत को जाना जाता था पहले, और भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मसाले के लिए ही भारत गुलाम भी हुआ था, और मसाला लेने के लिए ही पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत को अगर पूछा जाए किसका घर कहा जाता है तो मसालों और औषधियों का घर कहा जाता है, बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, हाई वाटर यूज इफिशियंसी, जिसे WUE कहते हैं, ठीक है, उच्च जल उपयोग दक्षता WUE, ये किससे संबंधित है। तो ये बाढ़ सिंचाई, फव्वारा, ड्रिप या पुष्प से संबंधित है, तो याद रखेंगे ड्रिप के संबंधित है, ड्रिप द्वारा खेती भी हो रही है, तो उच्च जल उपयोग दक्षता WUE ड्रिप का एक प्रकार है, सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोटो संबंधित पूछा गया, प्रोटे संबंधित है, तो ये संबंधित किससे दोस्तों, ध्यान रखेंगे नर्सरी से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है ये, नर्सरी से, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 63 जिसमें पूछा गया कि माध्य अंतरों के महत्व के परीक्षण के लिए
किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टी परीक्षण, एफ परीक्षण, जेड परीक्षण या फिर K2 परीक्षण? तो याद रखेंगे टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कीट के जीव विज्ञान पर जो परपोषी पौधों के हानिकारक प्रभाव को जाना जाता है, तो इसके हानिकारक प्रभाव को हम किसके रूप में? प्रतिजीवाणु के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, जिसमें है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो रोग मुक्त जो पौधे हैं वो प्राप्त किसके द्वारा किए जाते हैं? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भैया। ये प्रयाग जो है रोग मुक्त पौधे में जो प्राप्त किए जाते हैं वो मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा इसमें। सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे जो प्राप्त किए जाते हैं वो मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए आंसर ए करेक्ट उत्तर है आपका इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन में शामिल है, तो इसमें जो शामिल है वो इंद्रियों के अंग पर छापे सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67 नंबर प्रश्न है कि कच्ची दवाओं में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो कच्ची दवाओं में जो मूल्यांकन का अर्थ होता है वो सबसे पहला तो मतलब ये है कि उसकी पहचान करना, उस पहचान की पुष्टि, यानी कि क्या ये सही है, पहचान की पुष्टि करना, गुणवत्ता और शुद्धता का निर्धारण, मिलावट की प्रकृति का पता लगाना। ठीक है, ये सभी मूल्यांकन का अर्थ है कच्ची दवाओं से, तो इसलिए डी आंसर लगा देंगे सही उत्तर। कच्ची दवाओं में मूल्यांकन का अर्थ है पहचान की पुष्टि, गुणवत्ता में शुद्धता में निर्धारण, मिलावट की प्रकृति का पता लगाना। ओके, चलिए अगला देखेंगे भाई 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मूल्यांकन की विधि नहीं है? दवा मूल्यांकन की विधि पूछी गई कौन सी नहीं है? तो पहला देखेंगे हम विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, तो ये बिल्कुल होता है दवा की मूल्यांकन करने के लिए। जब हम विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करते हैं, भौगोलिक मूल्यांकन भी करते हैं और भौगोलिक मूल्यांकन, भौतिक मूल्यांकन भी होता है, लेकिन जैविक मूल्यांकन इसमें से नहीं होता, तो डी आपका बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है 69 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि भस्मीकरण के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब भस्मीकरण के बाद जो बचे अवशेष होते हैं उनको एस कहा जाता है, इनको राख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राख। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दवा को ओवन में हीटिंग ऑफ ड्रग्स 105 डिग्री सेंटीग्रेड इज ओवन टू द कंसल्ट वेट इज नोन एज, तो इस वेट को क्या कहा जाता है? भस्मीकरण तेल निर्धारण, नमी सामग्री निर्धारण, गलनांक निर्धारण या फिर एस मूल्यांकन निर्धारण। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नमी सामग्री का निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 70 नंबर 1 यानी कि 71 नंबर प्रश्न है, अल्बा के दुष्प्रभाव पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। अल्बा का दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो अल्बा का जो दुष्प्रभाव होता है वो गंभीर चक्कर आना ये बताता है कि आपको अल्बा का दुष्प्रभाव हो गया है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? तो इसमें से पुष्प का भाग आपको पता लगाना। जयांग ये पुष्प के भाग के अंदर आते हैं, प्रकंद भी आता है और कोरेला भी आता है, लेकिन इनमें से क्लैक्स जो है, क्लैक्स पुष्प का भाग नहीं हुए। ऑप्शन नंबर 20 में से सही उत्तर है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलेठी का स्वाद आपको बताना है भैया। मुलेठी का स्वाद होता है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखेंगे मुलेठी का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। मीठे पान में मुलेठी डाली जाती है। आप लोग ज़्यादा अगर कोई भी खाता होगा तो उसको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है स्वीट। अगला है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि पोषक तत्व प्रदान करना, तो बिल्कुल रंध्र का मुख्य कार्य पोषक तत्व प्रदान करना है। गैसों का आदान प्रदान भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, जड़ का बढ़ाव भी इसके अंतर्गत आएगा, इसलिए आप आंसर लगाएंगे डी करेक्ट उत्तर यानी ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर प्रश्न है 75 नंबर, और इसमें पूछा गया कि दवा का चयन करें जो ग्लाइकोसाइड वर्ग से संबंधित नहीं है। तो ग्लाइकोसाइड वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है भाई? तो इसमें से सेना नहीं होगा, सेना इसमें से संबंधित नहीं होगा। बाकी जो डिजिटाइल्स और कैस्काकारा और विंसा ये सभी इनसे संबंधित है। ए आपका सेना एक प्रकार की दवा है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोसाइड वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र था, जो कि मैंने सॉल्व करा दिया है, 2024 का था। ठीक है,
और जल्द ही इसी प्रकार के लगभग में 5 से 6 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपको 2024 के हल करा देंगे। उसके बाद में आपका मॉडल पेपर शुरू होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लगभग प्रत्येक मॉडल पेपर में 200 प्लस MCQ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही क्लास आपकी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से डेली अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।